फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर्स मैगजीन से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे बात करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हमारी ये दूसरी क्लासेस हैं। पहली क्लासेस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट भी हमारे बना दिए गए हैं, प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। अब जाकर के वो पहले वाली लेक्चर को आप देख सकते हैं। ये जो न्यूज़ है, ये जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है हमारा, ये आगामी UPPCS RO ARO या 69th BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा PCS की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से समाहित किया गया है। टू द पॉइंट सारी बातें की गई हैं। तो आप जो है इस सीरीज के अंतर्गत आप बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला न्यूज़ है जातीय जनगणना 2023। देखिए, जातीय जनगणना 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातीय और आर्थिक जनगणना शुरू की गई है। ठीक है, कब? 7 जनवरी 2023 से बिहार में। ये आपको फैक्ट याद रखना है। इसके अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि ये जो जातीय जनगणना है ये 2 चरणों में पूरी की जाएंगी और पहला चरण जो है दोस्तों वो 21 जनवरी तक कंप्लीट कर लिया गया है और दूसरा चरण जो है वो आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार से पहले भी राजस्थान और कर्नाटक ऐसा राज्य है जो जातीय जनगणना करा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार पहला राज्य है, लेकिन हाँ ये मान के चलें कि राजस्थान और कर्नाटक के बाद बिहार में ये जातीय जनगणना की जा रही हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे कहा जाता है कि जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जो है कि जो असली जो उनकी जनसंख्या है वो जनसंख्या जो है वो संख्या पता चल जाएगा और उसके माध्यम से क्या होगा कि सरकार जो है उनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला सकती हैं और उन्हें मुख्य धारा में उसके माध्यम से लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, समझने में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कहा जा रहा है लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक महारथन कंपनी है, ठीक है, और कंपनी है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी, 2 कंपनी मिल करके जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा किया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कहा जाता है कि जो सामान्य केरोसिन तेल होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तो ये जवान जो हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि उनके स्वास्थ्य पर वो इफेक्ट करता है, उनके लिए खतरा पैदा करता है। जो अधिक ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको लेकर के और भी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल का जो है क्या किया जा रहा है, घोषणा किया गया है ताकि भारतीय सेना के जवान उसको इस्तेमाल में ला सकें। ठीक है, इन छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। ठीक है, कहा जाता है कि 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। और फिलहाल अगर हम देश में बात करें तो टोटल कितने स्टार्टअप्स हैं, तो 87,000 से ज़्यादा स्टार्टअप ऑलरेडी हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इस इनोवेशन वीक में, ठीक है, सरकारी अधिकारी, इंक्यूबेटर, कॉरपोरेट्स और निवेशक जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम से प्रासंगिक हितधारक भी क्या हुए, इसमें शामिल हुए स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक में। ठीक है, और भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ाने संबंधी मुद्दे पर क्या की गई दोस्तों, चर्चाएँ की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार और इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को 15 लाख रुपये पुरस्कार के तौर पर दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की जो घोषणा है वो वर्ष 2020 में की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है भारतीय फिल्में जो हैं ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेट हुए हैं उस पर न्यूज़ है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो कहा जाता है कि विवेक अग्निहोत्री फिल्म द कश्मीर फाइल के क्या हैं, निर्देशक हैं। उनको जो है ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। किसको? फिल्म को, द कश्मीर फाइल को। ठीक है, और ये जो फिल्म है दोस्तों ये वर्ष 1990 में कश्मीर पंडितों के पलायन पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, जैसे हम बात करें तो कंतारा, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, छेलोसो। ठीक है, ये सभी जो है ऑस्कर 2023 के लिए क्या है, नॉमिनेट है। ठीक है, कहा जाता है कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु एथिया हैं जो एक पोशाक डिजाइनर थे
उनको वर्ष 1983 में गांधी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर मिला था। ठीक है, तो यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 64 वर्ष कर दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, 62 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 64 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि फ्रांस सरकार ने वर्ष 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष करने की घोषणा किया है। किसने? फ्रांस सरकार ने। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न ने इसे देश की पेंशन प्रणाली को वित्तीय रूप से संतुलित करने के रूप में एक सुधार बताया है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये भी है कि न्यूनतम सेवानिवृत्ति की आयु उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वर्षों तक काम किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ और भी चीज़ें दी हुई है, डिटेल्स दी हुई हैं। कहा जाता है कि जो लोग शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे महिलाएं जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने करियर को बाधित करती हैं, और ऐसे लोग जिन्हें लंबी पढ़ाई की और देर से अपने करियर शुरू किया है, उन्हें 67 वर्ष की उम्र तक बिना किसी दंड के रिटायर होने तक काम करना होगा। ये प्रावधान किया गया है। और कहा जाता है कि वर्ष 2027 से शुरू होने वाली पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए लोगों को कम से कम 43 वर्षों तक काम करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये फ्रांस सरकार के द्वारा रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 से क्या कर दिया गया दोस्तों, 64 कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करने की घोषणा कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहले से भी काफ़ी सारी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही थी, पढ़ाई हो रही थी। जैसे हम बात करें कि वर्ष 2021 में पाठ्यक्रम में तमिल भाषा को शामिल किया गया, हिंदी भाषा को शामिल किया गया और कोरियाई भाषाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद जो है स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाने पर फैसला किया गया है। एक सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों की जो संख्या है वो 80% तक क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्या किया है कि स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षा मंत्री हैं सू एलेरी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में छात्रों को पंजाबी पढ़ने का विकल्प दिया गया है, क्योंकि प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, तो नए सब्जेक्ट्स को वहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे MB गंगा विलास, और इसके अंतर्गत एक फैक्ट आपको याद रखना है कि MB गंगा विलास जो है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान के चलें, ठीक है, कि आपको वो पता होना चाहिए कि ये वाराणसी से, देखिए वाराणसी से, और ये कहाँ तक, ये जाएगा आपका असम के डिब्रूगढ़ तक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आरंभ होकर असम के डिब्रूगढ़ तक ये जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज़ MB गंगा विलास को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। और यह जो क्रूज़ है ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी से आरंभ होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ठीक है, कहा जाता है इस क्रूज के यात्रा कार्यक्रम के तहत भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई है। और IIT रुड़की, देखिए IIT रुड़की के साथ शोध करके रिवर कंजर्वेंसी वर्क किया गया है और इको फ्रेंडली टेक्निक से पानी को चैनलाइज और ड्रेसिंग की गई है। ठीक है, इसके माध्यम से ये भी कहा जाता है इसके अंतर्गत दोस्तों कि यह क्रूज जो है अपनी 51 दिन की यात्रा के दौरान 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा करेगा और विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय पार्क, नदी घाट, प्रमुख शहर शामिल इसमें रहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी, ये शहर शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम देख लेते हैं कि जो MB विलास जो है, ठीक है, ये क्या है। यहाँ पे कहा जाता है MB गंगा विलास जो है दोस्तों, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि MB गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है और इसमें 3 डेक और 18 स्वीट है। ठीक है, कहा जाता है क्रूज में प्रदूषण मुक्त मशीनें लगाई गई हैं और इसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी लगाया गया है ताकि उसके माध्यम से क्या हो, प्रदूषण कम मतलब कि हो ही ना। ठीक है, कहा जाता है कि पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल हुए जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएंगे और क्रूज की डिब्रूगढ़ पहुंचने की जो संभावित तिथि है मार्च 2023 से। तो ये आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलेगी यही आपको याद रखिए, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, इसका जो है शुभारंभ किन्होंने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है यहाँ पे कि उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण दे रही है।
इसके लिए जो है प्रॉपर जो है मंजूरी दे दी गई है। तो कहा जाता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सरकारी नौकरियों के विधेयक में राज्य की अधिवासित महिलाओं को कितना प्रतिशत, तो 30% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है। ठीक है, कहा जाता है कि 29 नवंबर 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक पारित किया गया था और 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल की सहमति से विधेयक को एक अधिनियम बना दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि लाभार्थियों को उत्तराखंड के अधिवास प्रमाण पत्र के साथ महिला होना चाहिए। ये क्या है, लाभार्थियों के लिए अर्हता के लिए जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि यदि आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त महिला उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें प्रवीणता के क्रम में योग्य पुरुष उम्मीदवारों से भर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कहा जाता है कि क्षैतिज आरक्षण से पर्याप्त महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय या विकलांग व्यक्तियों जैसे लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों को प्रदान किए गए समान अवसर से है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए, याद होना भी चाहिए। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SPS निवास। SPS निवास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान SPM निवास करने की क्या हुई है, मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस संस्था का उद्घाटन किया गया था और इस संस्था को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के जोका डायमंड हार्बर रोड पर 8.72 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कहा जाता है कि इस संस्था की जो परिकल्पना है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई के क्षेत्र में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता विकसित करने वाले एक प्रमुख संस्थान के रूप में की गई है। इस संस्था की परिकल्पना इसलिए की गई है। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, किनके द्वारा किनकी अध्यक्षता में इसका जो है मंजूरी मिली है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखना है। कहा जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके चीज़ों को देख रहे हैं। तो कहा जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ, शिलोंग में स्थापित करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि शिलोंग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए क्या होगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ हम देख रहे हैं तो न्यूज़ के अंतर्गत काफ़ी सारे फैक्ट होते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को हम अगर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स निकलता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड की चीज़ें भी तो पता होना चाहिए ना कि ये क्यों लाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में स्टेट PCS में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता। ठीक है, अब ये मान के चले कि पैगाह मकबरा कहाँ है। ठीक है, तो कहा जाता है ये हैदराबाद में है। ठीक है, कहा जाता है कि हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण और बहाली के लिए अमेरिका द्वारा देखिए $2,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये भी आपको याद रखना है, पैगाह मकबरा कहाँ है, तो हैदराबाद में है। किस देश के द्वारा ये वित्तीय सहायता की गई है, तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत में अमेरिका की अंतरिम प्रभारी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने इस संबंध की घोषणा किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि यह 5वीं ऐसी परियोजना है जो अमेरिकी राजदूत ने के फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन द्वारा समर्थित है। पाँचवीं ऐसी परियोजना है। ठीक है, कहा जाता है कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास इसे हैदराबाद में वित्त पोषित करेगा, जिसे क्या आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, वहीं कहा जा रहा है दोस्तों कि पैगाह मकबरा परिसर पुरातत्व विभाग तेलंगाना सरकार का एक संरक्षित परिसर है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि पैगाह मकबरा या मकबरा शम्स अल उमरा पैगाह परिवार की कुलीनता से संबंधित एक मकबरा है, जिसे हैदराबाद के निज़ाम की सेवा की थी। जिसने हैदराबाद के निज़ाम की सेवा की थी, किसने, निज़ाम कौन थे, तो आसफ जाही वंश। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय मसालों के लिए, देखिए भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के नए अवसरों को खोलने के उद्देश्य से वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मुंबई में। ठीक है, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का जो विषय है वो विजन 2030 है SPICES, यानी स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। ठीक है, कहा जाता है कि इस कांग्रेस में न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि नीति नियामकों के लिए भी एक मंच बनाना एवं इस कार्यक्रम में G20 देशों के बीच मसाला व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित विशेष व्यावसायिक सत्र शामिल होंगे। ठीक है, वहीं कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र मसाला उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है और यह भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के WSC की अगर हम बात करें तो इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, वर्ष 1990 में की गई थी और इसका आयोजन जो है प्रत्येक जो है 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। और 13वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2016 में कहाँ पे, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में की गई थी, जिसका जो लक्ष्य है दोस्तों वो लक्ष्य 2020 था। इसके अंतर्गत स्वच्छ, सुरक्षित और सतत आपूर्ति श्रृंखला थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी ध्यान रखने वाला है कि इसका आयोजन मसाला बोर्ड और वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा भारत में मसाला व्यापार संघों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित की जा रही है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे की जा रही है, बताइए, पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि मुंबई में आयोजित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलें। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा यहाँ पे 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। कहा जाता है कि 1 अप्रैल 2023 से भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि भारत में चरणबद्ध तरीके से, एक इकट्ठे सभी जगह नहीं, चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ वाहनों में उपयोग के लिए मिलना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलने लगेगा। कहा जाता है कि वर्ष 2025-26 तक इथेनॉल आपूर्ति वर्ष तक देश में कुल पेट्रोल आपूर्ति में 20% इथेनॉल मिलाने का जो है क्या है, लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीन की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आया है और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है दोस्तों कि जो जनसंख्या है वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और चीन में अब तक जो है नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है। अब तक की सबसे ज़्यादा नकारात्मक ग्रोथ है और अब जो है कि क्या हो रहा है कि चीन में जो है कि मरने वालों का आंकड़ा पैदा होने वालों से ज़्यादा हो गई है, यानी धीरे धीरे जो है वो जो देश है अब बूढ़े बनने की कगार पर है। ठीक है, कहा जाता है कि चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अंत में देश की जनसंख्या 1.41175 अरब थी, जो वर्ष 2021 के कितना 1.41260 अरब के मुकाबले क्या है, कम है। ठीक है, कहा जाता है कि वर्ष 2021 में चीन में जन्म दर 7.52 बच्चे प्रति 1000 थी, लेकिन बीते वर्ष यानी 2000 में बात करें तो यह घट करके 6.77 बच्चा प्रति 1000 हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कहा जाता है कि जिससे क्या हो रहा है कि चीन की जनसंख्या में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे कम पैदा हुए और चीन में मृत्यु दर भी वर्ष 1976 के बाद सबसे ज़्यादा 2022 में 7.37 प्रति 1000 लोग रही है। ठीक है, वहीं पे कहा जाता है कि बुजुर्ग होती जनसंख्या के चलते चीन की सरकार को बुजुर्गों की देखभाल और पेंशन आदि पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और इससे क्या होगा कि उस पर राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहा जाता है कि अधिकांश जनसांख्यिकीय गिरावट चीन की एक बच्चे 1 चाइल्ड पॉलिसी उनका था, उसके परिणाम से हुआ है और उसने वर्ष जो है 1980 से लेकर के 2015 तक जो है इस पॉलिसी पे वर्क किया था। ठीक है, तो इसके कारण जो है क्या हो रही है, अब जनसंख्या में क्या आ रहा है कि गिरावट आ रहा है और कहीं ना कहीं मतलब कि बुजुर्ग हो रही है वहाँ की जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलें तो कहा जा रहा है युगांडा से इबोला वायरस समाप्त कर दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। तो ये जो है WHO द्वारा युगांडा में जनवरी 2023 में सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दिया गया है। किसने समाप्ति की घोषणा कर दिया है, WHO ने। ठीक है, कहा जा रहा है कि मध्य मुवेंडे जिले में 20 सितंबर 2022 को पहले मामले की पुष्टि होने के बाद युगांडा ने 4 महीने से भी कम समय में इस प्रकोप को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले गिनी में इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, गिनी में भी इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। कहा जाता है इबोला जो है बीमारी जो है
यह रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है और यह मनुष्य में एक दुर्लभ, गंभीर और घातक बीमारी है। ठीक है, कहा जाता है इसके अंतर्गत कि जो इसकी जो पहली बार इबोला वायरस जो है पहली बार जो है वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास इसे खोजा गया था, जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। ठीक है, इबोला नदी। ठीक है, कहा जाता है कि इस रोग का जो पहला मामला दिसंबर 2013 में कहाँ, गिनी में दर्ज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलें तो कहा जा रहा है भू-स्थानिक हैकाथन। ठीक है, कहा जाता है कि 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में, देखिए नई दिल्ली में भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू-स्थानिक हैकाथन का शुभारंभ किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ये जगह का नाम याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि इसके अंतर्गत भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और भारत को 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में इसके माध्यम से क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है, भू-स्थानिक हैकाथन जो है दोस्तों वो 10 मार्च 2023 को समाप्त होगा। इसमें चुनौतियों के 2 सेट हैं, रिसर्च चैलेंज और स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, कहा जाता है कि इसका जो उद्देश्य है वो सतत विकास लक्ष्य 2030 को अर्जित करने के लिए हमारे देश के लिए प्रभावी नीति विकास, प्रोग्रामिंग, परियोजना प्रचालन के लिए विश्वसनीय भू-स्थानिक जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। कहा जाता है बर्लिन पैलेस जर्मनी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है, जो हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय परिसर के प्रवेश द्वार की ओर ले जाती है। ठीक है, कहा जाता है यह बर्लिन का नृवंश विज्ञान संग्रहालय और एशियाई कला संग्रहालय है। इस गेट को जर्मन और भारतीय मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया है और इसकी लागत जो है लगभग 1.6 मिलियन यूरो, लगभग $1.7 मिलियन है। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें बावेरियन शहर बुर्जबर्ग के पास उत्खनन के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लगभग कहा जाता है कि 150 टन वजनी गेट और लगभग 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा यह है और इसमें 3 क्रॉस बीम और 2 स्तंभों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों को क्या किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, बौद्ध प्रतीक, कामुक दिखने वाली भाग्यशाली जीन और हाथी, शेर और मोर के चित्रण गेट को सजाते हैं। यहाँ पे ऐसी जो चित्रकारी की गई है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी में सती ईसा पूर्व में कराया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है कि 8वां हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, कहा जाता है कि संस्कृति फाउंडेशन तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह का 8वां संस्करण पेश किया, जो 18 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक शिल्प परम मधापुर में आयोजित हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि इस उत्सव में सभी 5 दिनों में शाम के संगीत कार्यक्रम शामिल होते हैं, जिसमें निपुण संगीतकार अपना क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यह जो समारोह है दोस्तों, यह समारोह संत त्यागराज की याद में आयोजित किया जाता है और यह एक वार्षिक प्रदर्शन कार्यक्रम भी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट कहा जा रहा है गेमिंग ब्रांड नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, कहा जाता है हैदराबाद स्थित एक नवगठित खिलौने और गेमिंग ब्रांड नमस्ते वर्ल्ड ने अपने लॉन्च की घोषणा की है, जिसमें भौतिक खिलौने, डिजिटल सामग्री, शिक्षा केंद्रित खेलों और बच्चों के खेलों में समग्र 360 डिग्री अनुभव प्रदान करने का वादा किया गया है। कहा जाता है कि इसके अंतर्गत आलिशान खिलौने, लकड़ी के खिलौने, ब्लॉक पजल्स, जिगसॉ पजल्स, डिजिटल और मोबाइल गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमेशन कंटेंट क्रिएशन के साथ मनोरंजन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर दिलचस्प और अंतर्राष्ट्रीय मानक IP बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि नमस्ते वर्ल्ड ने आधिकारिक वितरण भागीदार के रूप में रोवन, देखिए रोवन और हेमली के साथ समझौता किया है और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीय बाजार में जो चीनी खिलौने हैं उसका सामना करना है और स्वदेश में बने खिलौनों और स्थानीय कारीगरों को क्या करना है, रोजगार का अवसर बढ़ाना है। ठीक है, कहा जाता है कि खिलौने की जो कीमत है 500 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये के बीच में होगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो है हमारा उत्कर्ष क्लासेस मैगजीन के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है इसका 2nd लेक्चर है। हम 3rd लेक्चर में और भी 10 से 15 ऐसे न्यूज़ हैं जो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हैं ये, ठीक है, उसे हम
कवर अप करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप बहुत आसानी से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।